नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अननोन टू नोन में। हम अभी इस समय सीटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सीटेट का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से शुरू होके जनवरी 2023 तक चलने वाला है। आप सभी लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। कुछ मेरे द्वारा आपकी हेल्प हो सके हमारे वीडियो के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से सीटेट के मैथ सेक्शन के कुछ वीडियो आपको कंटिन्यू अवेलेबल करा रहे हैं। तो आज जो टर्म है, मैं इसको 2018 का सीटेट का जो पेपर आयोजित हो चुका है उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल अननोन टू नोन को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। सीटेट 2018 ये क्लास 6 to 8 का है। आपका 6 to 8 का 2018 में जो पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनका सोल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, वह सदस्यों का कितना प्रतिशत थी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, तो यह वह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। आसान इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका ऐसे करते हैं, सदस्य कितने थे ये नहीं पता है, महिलाएं कितनी थी ये भी नहीं पता है, बट ये दिया गया है कि जितने भी टोटल मेंबर थे उस बैठक में या मीटिंग में, उसका 4/25 पार्ट लेडीज थी या महिलाएं थी, तो उनका परसेंटेज कितना है। इसमें ज़्यादा कुछ पता करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जब इसका आप सोल्यूशन करोगे तो सिर्फ इतने ही से मतलब है, 4/25 यहीं से ले लेते हैं कि मान लीजिए उस मीटिंग में 25 टोटल कैंडिडेट थे, उसमें से 4 लेडीज थी या महिलाएं थी, तो इन्हीं का परसेंट आपको फाइंड करना है, 4/25। और अगर आपको परसेंट फाइंड करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, 4 से इसको डिवाइड किया 4 आ गया इक्वल टू 16, और परसेंट फाइंड करना तो ये परसेंट हो गया, यानी जो उसमें महिलाएं थी वो 16% थी। कितना आसान सा है। इस पे मत जाइए कि टोटल लोग कितने थे, उसमें लेडीज कितनी है क्या, ये कुछ नहीं करना। जो आपको पता है अपॉन में उसी का परसेंट आप फाइंड कर लोगे। क्लियर हो गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। सेकेंड है, एक दुकानदार ने अपने सामान की गुणवत्ता की कमी की, एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले ₹500 में बेची जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार ने अपने सामान
की कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है? एक सामान की नई कीमत क्या है जिसे पहले ₹500 में बेचा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जिसे पहले ₹500 में बेचा जाता था। यानी जो 500 रुपये में पहले जिसको हम कोई आइटम था, कोई आर्टिकल था जिसको हम सेल करते थे, अब 10% की जब उसके रेट में कमी कर दी गई तो उसकी नई कीमत क्या है ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा आसान सा ये है सोल्यूशन इसका। बट आपको करना क्या, परसेंट की बेसिक चीज़ें सीखनी है। अगर दोनों क्वेश्चन ही परसेंटेज से रिलेटेड है, अगर परसेंट का बेसिक आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल अननोन टू नोन पर परसेंट के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें बेसिक से लेकर और अच्छे लेवल हाई लेवल तक के क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए गए हैं, बताए गए हैं, तो उसको एक बार देख लें। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है, वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। इसकी जो पहले कीमत क्या थी 500 थी, अब 10% की कमी कर देगी तो 100 माइनस 10 करना है आपको। क्या करना है 100 माइनस 10 यानी 90 और परसेंट है तो अपान में 100, ये जीरो कैंसिल, 90 इंटू 5 450। तो जो वस्तु या जो सामान पहले 500 रुपये में सेल किया जाता था या बेचा जाता था, अगर उसकी कास्ट में हम 10% की कमी कर दे रहे हैं तो उसकी जो नई कास्ट होगी वो अब 450 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान सा है सोल्यूशन। बस आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें परसेंट की समझनी है, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आप देखें। और ये चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक डेटा दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में डेटा दिया गया है। इसमें जो वैल्यू है वो है आपका -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8। तो इसमें जो बताया गया है डेटा का परिसर पूछा गया है, इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर ये फाइंड करना है। ध्यान रखें इसमें इतने सारे बीच में इसमें जो सबके स्मॉलर नंबर है और जो लार्जर नंबर है, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो नंबर है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वही हमारा परिसर, या इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं। तो बच्चे हिंदी में प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, या कोई रेंज में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। तो परिसर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मीन्स समझे रेंज। और रेंज या परिसर कैसे फाइंड किया था, जितना भी डेटा दिया हुआ है तो स्मॉलर नंबर जो सबसे है ये है, और जो लार्जर नंबर है ये है, -8 और +8। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है, जब निगेटिव की तरफ हम जाते हैं तो जो नंबर सबसे आपको बड़ा नजर आ रहा होगा निगेटिव में वही सबसे छोटा होता है। क्योंकि अगर नंबर लाइन से हम समझें उसको, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से फिर छोटा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, -4,
तो जो लास्ट में नंबर आएगा निगेटिव वैल्यू में वो सबसे स्मॉलर होता है, सबसे छोटा होता है। और जो रेंज या परिसर हमारा होता है वो लार्जर और स्मॉलर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम परिसर या रेंज बोलते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे रेंज या परिसर? तो लार्जर नंबर हमारा 8 माइनस स्मॉलर हमारा -8, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू क्या आ गया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा रेंज या परिसर हो गया इस डेटा का। अच्छा अब इसमें देखना एक चीज और देखिएगा, -8 प्लस 8 इसके बीच में जितने भी नंबर हैं इनका क्या कोई यूज हुआ नहीं हुआ, तो इनकी वैल्यू अगर चेंज भी हो, बट इतना ध्यान रखें -8 से छोटा ना हो +8 से बड़ा ना हो। इसमें जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो आप 7 लिख सकते थे, 0 लिखा है 1 लिख सकते थे, 2 3 लिखा है 4 लिख सकते थे। कोई ऐसी वैल्यू हो बट -8 और +8 के बीच की हो तो उनका आंसर कभी चेंज नहीं होगा, यही आएगा। उनसे कोई मतलब नहीं रहता वो वैल्यू क्या है कितनी है। और ये भी नहीं कि इनको और नंबर इनके अगर हम बढ़ा भी देते तो भी हमारा आंसर यही आता। परसर की यही खूबसूरती होती है कि सिर्फ आपको लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर देखना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो कुछ आएगा वही हमारा परसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 या नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्का 10 बार उछला जाता है और परिणाम इस प्रकार प्राप्त होते हैं। एक 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार प्राप्त होते हैं या अवलोकित होते हैं। इसमें लिखा है एक ही बात है, प्राप्त होते हैं 10 टाइम्स। किसी सिक्के को यानी सिक्का मीन्स क्वाइन को उछालना मतलब टॉस किया जाता है। 10 टाइम कोई क्वाइन है उसको टॉस करते हुआ तो जो रिजल्ट आ रहा है कितने टाइम हेड आ रहा है कितने टाइम टेल आ रहा है, जिसको हम हेड और टेल बोलते हैं उसी को हिंदी में चित और पट बोला जाता है। हेड मीन्स चित और टेल मीन्स पट। तो इसमें जो दिया है डेटा वो दिया है आपका, एक तो एच दिया, फिर टी दिया, फिर एच दिया, एच टी एच, टी टी एच, टी एच एच, 2 5 चलो एच टी एच एच एच, यहाँ 2 बार है एच है, ठीक है। तो टोटल 10 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डेटा आपको मिला 10 टाइम जब आपने किसी कॉइन्स को टॉस किया है। तो चित प्राप्त करने की संभावना क्या है या प्रायिकता क्या है या प्रोबेबिलिटी क्या है? जो ये प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। दोनों लोग जो हिंदी में प्रॉब्लम करते हैं इंग्लिश में समझ लें, जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है हिंदी में समझ लें। तो इसमें हेड की या चित्त की, ये है इसको हेड को बोलते हैं चित्त, और ये टी है इसको बोला जाता है पट, ठीक। तो हेड या चित्त की इसमें प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रायिकता चित्त की बतानी है। इसमें क्या करते हैं, हेड ने कहा है तो हेड का काउंट करते हैं कि कितने टाइम हेड आया है, 1 2 3 4 5 6। तो हेड हमारा 6 टाइम आया है, तो ये हमारे जो हेड का आउटकम्स है वो 6 हो गया और टोटल कितना था 10। तो 6/10 किया तो आपने क्या हो गया 3/5, यानी हमारी जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 है, या हमारी जो हेड या चित्त की प्रायिकता है वो 3/5 होगी। आसान सा क्वेश्चन है ये,
ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया 3/7 प्लस माइनस 7/8 इक्वल टू 25.56। ये सारे जो ये 3, 7, 7, 8 ये सब रेशनल नंबर है। तो ये जो इसका सम को सेटिस्फाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन दी गई, उसमें पूछा गया है, उसमें सोल्यूशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 वर्ड दिए हैं, 5 मान लीजिए। नंबर 1 दिया गया ब्रिज में, नंबर 2 शंकु, नंबर 3 गोला, और नंबर 4 पिरामिड। ठीक है, ये सारे 3D फिगर हैं। कैसे फिगर हैं? 3D फिगर है, 3D फिगर। अब इसमें जो पूछा गया है कि इसमें किसमें शीर्ष नहीं होता है, शीर्ष किस फिगर में नहीं होता है, ये आपको बताना है। शीर्ष यानी कि जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं वो किसमें नहीं होता है, तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, शीर्ष या वर्टेक्स किसमें नहीं होता है, तो गोले में नहीं होता है, क्योंकि आपका गोला एक तरह से ही देखने बन गए। तो वर्टेक्स जैसे ट्राइंगल आपने बनाया तो ये वर्टेक्स हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया। ऐसे आप शंकु बनाते हैं तो उसमें भी एक शीर्ष होता है, पिन बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, तो उनमें तो आपके वर्टेक्स रहती हैं। बट ये जो आपका सर स्पेयर यानी गोला, गोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेयर, उसमें कोई शीर्ष या वर्टेक्स नहीं होती, तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई सोल्यूशन का नहीं था, बस आपको याद रखना है स्फेयर या गोला में कोई वर्टेक्स या शीर्ष नहीं होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6। 5/7 पावर 4 मल्टीप्लाई 5/7 पावर -3 इक्वल टू 5/7, और इसकी पावर हो गई 5x-2। ठीक है, आपको पता है या नहीं पता है तो इससे जान लें, हमेशा याद रखें कि जो बेस है अगर वो इक्वल है और उनके बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का एडिशन होता है, पावर जोड़ी जाती है। 5/7 5/7 5/7 सब में जो बेस है इक्वल है। पहले हम जो हमारा लेफ्ट साइड का टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। तो 5/7 ये तो कॉमन हो गया, जो इसकी पावर है तो 4, और जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 5/7, और ये हो गया 5x-2। बेस दोनों जब सेम है तो जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हमारा 4 - 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम चाहे तो ये 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा 5x-2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 + 2 इक्वल टू 5x, ये हो गया 3 इक्वल टू 5x, तो x जो होगा वो आ जाएगा आपका 3/5। ये आपका आ गया आंसर इसका। आसान सा क्वेश्चन है, बस बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं कि अगर ये बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई करना है तो जो भी पावर है वो ऐड हो जाएंगी। अगर यहाँ माइनस में लगा होता तो इससे भी हो जाता, और ये माइनस है तो 4 - 3 माइनस करेंगे 1 आ गया, और फिर इसकी कंपेरिजन हो जाएगी, बेस है वो आपका नेग्लेक्ट हो जाता है। इसको सॉल्व कर लिया आपने, आंसर आ गया, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। अब ये दिया ए बी सी 3 परिमेय संख्या है जहाँ ए इतना, बी इतना, सी इतना, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिया है, ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं हैं जहाँ ए इक्वल टू 3/5, बी इक्वल टू 2/3, और सी इक्वल टू -5/6। ठीक है, अभी बताना है इनमें
वो ऑप्शन दिए हैं, सॉल्व करने का आंसर नहीं मालूम है। ए डिवाइड बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। सेकेंड जो ऑप्शन होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी। अरे देखिए जैसे कोई नंबर ही है यहाँ पर बी, पहले ब्रैकेट में गॉड मास अगर आपने पढ़ा है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बी प्लस सी है, यहाँ पर ए प्लस सी, बी प्लस सी जो भी आएगा उससे हमें ए को डिवाइड करना है, ये बी और ये सी को प्लस करके ए से डिवाइड करेंगे, ए को करेंगे, यहाँ पर ए और सी को प्लस करके बी को डिवाइड करेंगे। तो कभी भी क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है तो कभी भी इक्वल नहीं आ सकता है, ठीक है। तो और ऑप्शन जो दिए हैं उनको चेक ना करते हुए हम सिर्फ यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे साइन प्लस के दिए हैं। प्लस में एक यही एक क्वालिटी होती है, उनमें से 3, 4, 5 जितने भी नंबर दिए हैं किन्हीं को आप पहले प्लस करें किन्हीं को बाद में करें, बट जो रिजल्ट आएगा या फाइनल आंसर आएगा वो इक्वल ही होगा। इसमें आप बी प्लस सी पहले कर लें बाद में ए कर लें, ए प्लस बी कर लें बाद में सी कर लें, कोई मायने नहीं रखता, दोनों का जो फाइनल आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड से ऑप्शन होगा। और अगर ऑप्शन आप चेक करना चाहें कहीं मल्टीप्लाई होगा कहीं माइनस होगा, ये केवल क्वालिटी ए में हुए सॉरी एडिशन में होती है, प्लस वाले क्वेश्चंस में होती है। उनको पहले बाद में चाहे जब आप किसको सॉल्व करो इक्वल आता है, या सारे मल्टीप्लाई हों या सारे साइन मल्टीप्लाई तो हैं, जबकि ऐसा उसमें ऐसा कुछ है नहीं, केवल यही एक ऑप्शन है जिसमें सारे प्लस लिखे, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं होगी। अब ये दिया है कि ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है वो पाई चार्ट होता है। हाँ देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे ओरल बताने लायक है, उसमें पाई चार्ट का क्वेश्चन नहीं दिया है, बस ये बताना क्या गया है कि जैसे ऐसे दिया है, ठीक है, आप कहीं ऐसे कर लेते हैं कहीं ऐसे कर लेते हैं कभी ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं दिया जाता है कि उनकी एजुकेशन का खर्च है, यहाँ पर बोल दिया गया कि हाउस रेंट का है ना, और यहाँ पर बोल दिया क्लास का है, ग्रोसरी का, ऐसे खर्चे बता दिए जाते हैं। तो ये एंगल दे देते हैं यहाँ पर, ये 90 है 120 है 60 है, तो जो भी ये अंश या डिग्री मतलब होता है यहाँ पर शो होता है वो पाई चार्ट होता है। क्या होता है? पाई चार्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए हैं वो हिस्टोग्राम और दंड आरेख रेखा चित्र। तो उसमें जहाँ पर अंश की बात होती है उसमें कोई पूरा दे दिया गया इतने अंश का ये है इतने अंश का ये है, सबका अलग अलग आपको जब फाइंड करना होता है वो पाई चार्ट शो करता है, इस टाइप से होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पाई चार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक प्राकृतिक संख्या है, पी का वर्ग है तो पी है, क्यों ये एक प्राकृतिक संख्या है, क्यों पी का वर्ग है। क्वेश्चन है देख दीजिएगा, नंबर भूल गया मैं शायद 8 था, पी एक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर यह भी लिख दिया अगर चाहे, यदि पी एक प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर क्यू है, यदि क्यू एक प्राकृतिक संख्या पी का वर्ग है, पी का वर्ग है तो पी है, तो पी है, ये बोला मैं। क्यू एक प्राकृतिक संख्या पी का वर्ग है, यानी ये हो गया p इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब समझिए जो q है, यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या है p, उसका वर्ग है p, तो p इक्वल टू हो गया क्यू स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, p q से
बड़ा है, ठीक है, क्यू पी का वर्ग है। अच्छा, इसमें कोई जरूरी नहीं कि पी, अच्छा आप जैसे देख लें, मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हो, इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 है, ठीक, तो ये आ गया आपका पी क्यू स्क्वायर, तो पी हमारा क्या आ जाएगा 4, है ना। और अगर इसको हम, जैसे 16 है, पी 16 है हमारा, पी 16 है, तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। ऐसे अगर हम लिख दें, ये 4 स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा क्यू क्या आ गया, 4 आ गया। ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमने पी 16 ले लिया, तो क्यू हमारा क्या आ गया 4। इससे हमें क्या दिख रहा है कि पी बड़ा है क्यू से। बट अगर हम इसको ऐसे ले लें, 1/p इक्वल टू 1/16, ठीक, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16, तो क्यू कितना आ जाएगा 1/4। अब कौन ग्रेटर है, अब क्यू ग्रेटर हो गया, क्योंकि 1/16 और 1/q जब आप कंपेरिजन करोगे तो आप पाओगे कि 1/4 इज ग्रेटर देन 1/16, या हम कह सकते हैं कि 1/4 जो है वो 1/16 से बड़ा होता है। तो ये तो हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि p बड़ा होगा या छोटा होगा, बट यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि q जो है एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है। तो क्या इससे पता चला, p जो है वो q का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, जो q है वो p का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। p का जो जो q होगा वो p है, q से बड़ा, q के बराबर, q का वर्ग। हाँ, तो q का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि जो भी q आएगा उसका वर्ग हो जाएगा, p q का वर्ग होगा, ठीक है। ये निश्चित है, ये निश्चित नहीं है कि वो बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि एक तो ये चीज, अब जिससे हमने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया कि अगर आप कोई होल नंबर ले रहे हैं या पान में ले रहे हैं, तो कभी बड़ा आएगा कभी छोटा आएगा, आप ये जज नहीं कर पाओगे कि पी क्यू से बड़ा ही होगा या छोटा होगा। बट ये निश्चित है कि पी इक्वल टू क्यू स्क्वायर गिवन है, तो जो पी है वो क्यू का वर्ग है, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में अपने जब वो चैप्टर मैंने पढ़ाया था सर्ड एंड इंडिसेस, पावर सर्ड इंडिसेस, तब उसमें बताया था। अगर वीडियो आपने देखा होगा तो इसको कर लोगे, अगर नहीं देखा है वीडियो अवश्य देखें। 91 प्लस 70 प्लस 121, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 91 प्लस, इसमें देखिए एक चीज ध्यान देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं लास्ट में। और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, अभी तक जो क्वेश्चन आते हैं, ये जो नंबर दिया होगा ये परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी ना किसी का, आप देख पा रहे हैं, जैसे 121 है तो ये 11 का स्क्वायर होता है। तो जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर जब आप इसको फिनिश करोगे तो ये स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब आप आ जाओगे यहाँ पर 91, तो ये अब इसका सम हो गया 81। 81 कितने का स्क्वायर होता है 9 का, 9 का स्क्वायर है, रूट लगा है, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब 91 और 9 कितना हो जाएगा 100, और इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करो तो आ जाएगा 10। तो यही आपका हो गया राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, लास्ट स्टेज को आप सॉल्व करना शुरू करें और देखें, तो ये निश्चित है किसी न किसी नंबर का वर्ग होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका वर्गमूल निकाल के इसमें प्लस कर लें। चेक करें तो जब इसका, अब ये प्लस माइनस तो अपने आप में बात की बात है, 11 है, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस कर लें, और माइनस लगा है तो इससे माइनस कर लें। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी किसी न किसी नंबर का पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो करते जाएंगे सारे नंबर आपके स्क्वायर में आते जाएंगे, और लास्ट में जब आएगा तो जो भी यहाँ पर प्लस माइनस हो, प्लस है तो इसको प्लस कर लेंगे, माइनस होगा तो इसमें माइनस कर लेंगे, और बाद में किसी न किसी का वर्ग होगा
तो उसका हम वर्गमूल फाइंड कर लेंगे या स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th या 10th जो भी हो, नंबर तो नहीं पता है, बट ऐसा लिखा है एक पार्क में पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है। 9 या 10 जो भी है, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं या इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं कि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, कि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों के समान हो। पंक्तियों के समान हो तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है, एक पंक्ति में पौधों की संख्या है। यही क्वेश्चन लगा है, कोई पार्क है या कोई खेत हो सकता है, उसमें 784 पौधे इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं या रोपित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं कि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों के समान है, या ये कह सकते थे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन का प्रारूप बदला हुआ है। पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों के समान है, पंक्तियों की संख्या के समान है, या ये कहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं। इसमें देखिए जो वर्ड है, जैसे पंक्ति या पौधे, दो बार आ रहा होता है, और जब दो बार कोई वर्ड आता है यानी एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब है ये जो नंबर दिया होता है इसका वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है, तो जो 784 आपका गिवन है, इसका बहुत आसान से यही सोल्यूशन है, बस इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो 784 है इसका आपको वर्गमूल निकालना है, और ये आपका होता है 28। ठीक है, आप फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, वर्ग और वर्गमूल घनमूल हमारे चैनल के जो लास्ट वीडियो हमने पिछले अभी कई महीने पहले बनाए थे उसमें सब पढ़ा है। अगर आपको वर्गमूल निकालने में कोई प्रॉब्लम है या वर्ग करने में कोई प्रॉब्लम है, घनमूल निकालने में, तो उसको आप देख सकते हैं। इसमें जो 784 जब इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो 28 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पंक्ति में 28 पौधे लगाए गए हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब बात यही बताया गया है कि जितने पंक्तियां हैं उसमें उतने ही पौधे, पंक्ति में उतने पौधे हैं, जब 28 पौधे लग रहे हैं पंक्ति में तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, वो भी 28 ही होगी। कुछ भी पूछा जाए, पौधों की संख्या या पंक्तियों की संख्या, तो दोनों के लिए यही आंसर आपका होगा 28, और 28 गुना 28 आप करके देख लें, ये आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये दिया है, 700 मीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए
140 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता होती है। टैंक में पानी की स्थिति, टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है ये पता करना है। देखिएगा 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार टैंक को, जब टैंक आपका होता है तो आयताकार का मतलब हो गया घना आकार, सॉरी घनाभ के आकार का, ठीक है। वर्ग से आपका घन बन जाता है, आयत से घनाभ बन जाता है। तो ये क्षेत्रफल दिया है, लेकिन क्षेत्रफल किसी चीज का क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक। अब आयतन यहाँ पर दिया है 140 मीटर क्यूब, और लंबाई गुणा चौड़ाई यानी जो क्षेत्रफल दिया था वो कितना दिया था? 700। ये दिया था 140, और क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल हुआ क्या लिख दिया हमने 700 मीटर स्क्वायर, और गुणा ऊंचाई बचा तो जो हमें पता करना वो हमने ले लिया h। तो देखो मीटर स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल हो गई, मीटर बचा तो 140 मीटर, और ये अपान में हमने लिख दिया 700 इक्वल टू एच आ गया आपका। अभी आपस में अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं 1/5, तो जो हाइट हमारी है वो आ गई 1/5। क्लियर? ये इतना मीटर हो गया। अगर मीटर में आंसर दे रहा है तो 1/5 या 0.2 मीटर हो गया, या फिर इसको अगर सेंटीमीटर में करना है तो आप इंटू 100 कर दें, ये बन गया सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर? बस आसान सा है, आपको बस बेसिक फार्मूले का ज्ञान होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, बस वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना था। इसके लिए भी आप हमारा एरिया एंड पेरीमीटर की वीडियो जो चैनल पे पढ़े उनको देख सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 7y 7y इंटू 6 इक्वल टू y। ठीक है। अब इसमें ये ट्रायल मेथड अगर आप अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड है 4, थर्ड है 2, फोर्थ है 8। ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 6 लिख लें इसकी जगह, 6 6 या 36, 6 आ गया, 6 7 या 42 45 हो गया, 4 5 6 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है? जो नंबर यहीं पर रखोगे y की वैल्यू जो आएगी वही वही यहाँ पर आएगी, यानी ये नंबर और ये सारे नंबर इक्वल होने चाहिए, ये मतलब हुआ। तो जैसे ये पर आपका कैंसिल हो गया, क्यों? यहाँ अगर हम 6 ले रहे थे तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 4 5 6 आ रहा था, ठीक। तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 4 लें, y इक्वल टू 4 लेंगे 74, 6 4 या 24 कैरी 2 हासिल या 2 लगे, और 6 इंटू 7 या 6 7 42 44। देखिए यहाँ पर भी 4 आ गया और यहाँ पर भी तीनों 4 आ गया। जहाँ जहाँ y लिखा है y है भाई, तो जब यहाँ y तो हर जगह y की वैल्यू सेम ही तो रहेगी। तो 4 है तो सब जगह 4 आ गया, तो इससे हमने ऑप्शन से देखा ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो गया, या y का मान या वैल्यू सेम हो गई। तो आज इस वीडियो में मैंने इतना ही। वीडियो पूरा देखें, अगर आपके लगे कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो उसे लाइक करें, और हमारे चैनल अननोन टू नोन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।